पिछले क्लास में बाबू हम लोग रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को डिटेल से पढ़ चुके थे और कैसे जीन जो अपना कार्य करता है, कैसे जीन अभिव्यक्त होकर के प्रोटीन बनाता है, या सजीवों में कैसे प्रोटीन बनाने की क्रिया नियंत्रित होती है, इस पर हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया था। खासकर लाइकोपीन पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम जैसा कि बार बार बोलते हैं कि आप एक बार नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा से पढ़िए, फिर बुक पढ़िए और मेन पॉइंट्स को नोट कर डालिए, वही आपका क्लियर हो जाए। यानी कि हम लोग जो इस चैप्टर में बाबू पढ़ रहे थे, डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए में रेप्लिकेशन कैसे होता है, फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ये सारा प्रक्रिया हम लोग ने देखा। यानी कि कैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना, फिर कैसे डीएनए या उसका जो सेगमेंट है जीन, कैसे वो प्रोटीन बनाया और कैसे वो उसका रेगुलेशन हुआ, उसका नियंत्रण हुआ, ये सारा प्रक्रिया हम लोग पढ़ लिया है। तो समझिए कि जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसका मेन हम लोग जो कंसेप्ट जो था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आप लोगों को इसी मेन कंसेप्ट पर आधारित दो एक टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में और बाकी रह गया पढ़ना। पहला टॉपिक इसमें है इसी कंसेप्ट पर आधारित, यानी कि आपने जो अब तक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ा है, उसी कंसेप्ट के आधार पर दो टॉपिक और बच गया पढ़ना। पहला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या कहते हैं, मानव जीनोम परियोजना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम प्रोजेक्ट मतलब मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी। इसको हिंदी में भी एचजीपी लिख दिया जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या मानव जीनोम परियोजना। यह एक टॉपिक है। और दूसरा बचा हुआ है आप लोगों का, ये क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापी, यही दो चीज बचा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखिए ये कुछ खास नहीं है, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है। एच से हो गया ह्यूमन, मानव, जी से हो गया जीनोम। तो जीनोम का माने क्या होता है, जीनोम का माने होता है टोटल सेट ऑफ जीन एंड इट्स अलील प्रेजेंट इन साइड अ लिविंग बीइंग्स। किसी सजीव में मौजूद समस्त जीन और उसके अलील मिल करके जीनोम का निर्माण करते हैं। सिंपल, जीनोम क्या है, तो किसी सजीव में मौजूद सभी जीन, समस्त जीन और उसके अलील, समस्त जीन और उसके अलील को एक साथ मिलकर क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। यानी कि किसी सजीव में समस्त जीन और अलील को मिलाकर जीनोम बोला जाता है। बात समझ में आया। तो यहाँ कह रहा है मानव जीनोम परियोजना, यानी कि जो मानव का जीनोम है, यानी कि मानव नामक सजीव में जो जीनोम है, यानी कि जो टोटल जीन है या उसका अलील है, उसका बनावट क्या है, उसका खास बात क्या है, वो कैसे कार्य करता है, इसी बात को जानना, समझना, अध्ययन करना, यही मानव जीनोम प्रोजेक्ट है। तो कह रहा है कि एक खास प्रोजेक्ट बना करके, एक खास परियोजना के तहत, एक खास प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, मानव जीनोम का स्टडी किया गया। एक खास प्रोजेक्ट बना करके, प्रोजेक्ट वर्क ऐसे होता है ना, आप लोगों को भी मिलता है 12 में प्रोजेक्ट वर्क, जो बच्चे पढ़ते हैं 8, 9, 10 में भी प्रोजेक्ट मिलता है। इसको कहा जाता है परियोजना कार्य। आपके 12 बोर्ड में भी है, प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट वर्क। तो मानव जीनोम पर प्रोजेक्ट वर्क, तो उसमें प्रोजेक्ट में क्या ध्यान देना कि मानव जीनोम कैसे बना है, उसमें कितने तरह के जीन हैं, वो जीन का क्या खास बात है, वो जीन का क्या कार्य है, और मानव का जीनोम दूसरे जो नॉन ह्यूमन बींग्स हैं, जो दूसरे अमानवीय सजीव हैं, जो मानव के अलावा दूसरे सजीव हैं, जैसे जीवाणु, कोई कवक या अन्य मानव हैं,
उनका जीनोम मानव के जीनोम से कैसे अलग है, इन सब का अध्ययन किया जाता है इस परियोजना में। तो देखिए, आप बुक पढ़िएगा तो लगेगा कहानी के जैसा, लेकिन इसको हम लोग 5 टॉपिक में बांट के इसका अध्ययन कर सकते हैं। 5 टॉपिक में बांटेंगे और 5 टॉपिक में बांट के इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय। पहला टॉपिक हो गया इसका इंट्रोडक्शन या परिचय। दूसरा हो गया इस मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तीसरा हो गया इसका कार्य प्रणाली क्या है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो तैयार हुआ या जो कार्य माने ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया किस मेथड से, इसका मेथड क्या था, कार्य प्रणाली। चौथा हेडिंग है कि मानव जीनोम की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। और पांचवा, इस परियोजना के हेल्प से, इस परियोजना का जो जानकारी मिला उससे हम उपयोग क्या कर सकते हैं, इसका क्या उपयोग है, इस परियोजना से जो हमें जानकारी मिली इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं। बस इस 5 हेडिंग के तहत इसको हम पढ़ सकते हैं। इसमें आपको क्या खास बात है कि आपको यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर यह प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाए, 5 नंबर में ऐसे आपको तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग बनाने के लिए 5 मार्क्स। 3 बनाने हैं, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में 6 दिया रहेगा, 6 या 7 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से कोई 3 चुन करके बनाना रहता है। तो अगर लॉन्ग में आए प्रश्न कि मानव जीनोम परियोजना से क्या समझते हैं, इस पर विस्तृत से प्रकाश डालें, तो आपको यह प्रश्न भरसक प्रयास करना है कि नहीं बनाए। क्या करें, नहीं बनाए, क्योंकि इसमें फिगर वगैरह नहीं बनेगा। इसलिए बढ़िया है कि आप उस क्वेश्चन को टच करें जिसमें फिगर है। यहाँ से इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-3 नंबर के, 2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनता है। कहाँ बनता है हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये परियोजना, इसका परिचय। तो देखिए, मानव जीनोम परियोजना एक बृहद परियोजना का नाम है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। मानव जीनोम परियोजना क्या है? मानव जीनोम परियोजना एक बृहद परियोजना है, एक मेगा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ी परियोजना है, जिसके तहत या जिसके अंतर्गत मानव के जीनोम का अध्ययन किया गया। मानव के जीनोम का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव में जो समस्त जीन हैं और उनके अलील हैं, उन सब का अध्ययन किया गया, उनका खास विशेषता देखा गया, उनके कार्य को पढ़ा गया। यही है मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना क्या है? बृहद परियोजना का नाम है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पूरे मानव के जीनोम का अध्ययन करते हैं, उनका विशेषता, उनका कार्य। और कह रहे बाबू कि यह परियोजना 13 साल लगा था कंप्लीट होने। कितना साल में कंप्लीट हुआ था? 13 साल। 2003 में कंप्लीट हुआ। 13 साल लगा था मानव जीनोम प्रोजेक्ट तैयार करने में, या मानव जीनोम परियोजना का अध्ययन करने में। 2003 में कंप्लीट हुआ था। और इसमें बहुत सारे देश, इसमें मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, बहुत सारे देशों के सामूहिक प्रयास से यह मानव जीनोम परियोजना कंप्लीट हुआ। और ये बहुत एक्सपेंसिव था। आपकी बुक में लिखा हुआ पढ़िएगा कि अगर एक जो मानव में क्या होता है, 3 × 10⁻9 बेस पेयर पाए जाते हैं मानव के डीएनए में। कितना? 3 × 10⁻9 बेस पेयर मानव में पाए जाते हैं, पहले बताया जा चुका है। तो आपकी बुक में लिखा होगा कि अगर एक बेस पेयर को मान लिया जाए, एक बेस पेयर का स्टडी करने में 3 रुपया खर्च होता है, तो या अमेरिकन डॉलर खर्च होता है, तो पूरा 3 × 10⁻9 को पढ़ने समझ में कितना खर्च होगा? बहुत मिलियन और पैसा होगा। तो बहुत काफ़ी पैसा लगा था इसको। और कह रहा है कि मानव जीनोम परियोजना, ये जो टोटल जीनोम का जो स्टडी किया गया, तो कह रहा है कि अगर आपको एक पेज ले लीजिए, एक पेज जिस पर आप 100 शब्द लिख सकते हैं, मतलब एक ऐसा पेज जिस पर आप 100 शब्द लिख सकते हैं, और 100 शब्द लिखने वाला
100 शब्द जिस पर लिखा जा सके वैसे पेज का आप 100 पेज लिखिए। मतलब एक पेज जिस पर आप 100 वर्ड्स लिख सकते हैं, एक पेज जिस पर आप 100 शब्द लिख सकते हैं। 100 शब्द लिखे जाने वाले पेज का आप 100 पेज का आप एक कॉपी बनाइए। तो कह रहा है कि वैसा वैसा 3300 यानी 3300 कॉपी लगेगा इस पूरे मानव के डीएनए के नाइट्रोजनस बेस को लिखने में, समझने में। 3300 कॉपी और हर कॉपी में 100 पन्ना और हर पन्ना पर एक कॉपी में 100 पेज और हर पेज पर 100 शब्द आप लिख सकते हैं। तो ऐसा 3300 कॉपी लगेगा। इतना लंबा चौड़ा है। तो कुछ नहीं, मानव जीनोम परियोजना क्या है? एक बृहद परियोजना है। जिस मानव जीनोम परियोजना क्या है? एक बृहद परियोजना है जिसके तहत क्या करते हैं हम? मानव जीनोम परियोजना एक बृहद परियोजना है जिसके तहत मानव के जीनोम का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव जीनोम में उपस्थित समस्त जीन और उसके एलील का अध्ययन किया जाता है, उनकी विशेषता का अध्ययन किया जाता है, उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ वे जीन, मानव में पाए जाने वाले जीन जो अमानवीय सजीव हैं, उन जीनों, उनके जीनों से कैसे अलग है इसके अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि इस परियोजना का एम क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था। तो आपकी बुक में भी हेडिंग बना के दिया हुआ है, मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य। इसमें पहला उद्देश्य लिखा होगा कि मानव के जो डीएनए में, पहला उद्देश्य क्या है कि जो मानव के डीएनए में 20,000 से लेकर लगभग 25,000 जीन हैं, उनके बारे में जान लेना। इसका एक 4-5 उद्देश्य करके दिया हुआ है। मतलब उद्देश्य तो दिखा होगा मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य। पहला कि मानव जीनोम में जो पाए जाने वाले जीन हैं लगभग 20 से 25,000, या मानव डीएनए में जो उपस्थित जीन है लगभग 20,000 से 25,000, उनके बारे में जान लेना, उनका अध्ययन करना। ये आपका हो गया पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य कह रहा है कि जो मानव का डीएनए है वो लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षार से बना हुआ है। मानव का जो डीएनए है उसमें लगभग 3 बिलियन मानव का डीएनए लगभग 3 बिलियन रासायनिक नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ है। उस सारे 3 बिलियन नाइट्रोजनी क्षार को या रासायनिक नाइट्रोजनी क्षार को जानना, वो क्या है, कैसे उसकी बनावट है। दूसरा उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है कि लगभग जो डीएनए में उपस्थित 20,000 से 25,000 जीन है उसको जानना, उसका संरचना देखना, उसका कार्य जानना। दूसरा उद्देश्य है कि डीएनए जो लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षार का बना हुआ है, वो क्षार कैसा है, क्या है, उसको समझना। तीसरा इसका उद्देश्य होगा कि ये जो सारा हम अध्ययन किए उसको एक आंकड़ा के रूप में, एक डाटा के रूप में इकट्ठा करना। सारे जो हम सूचना इकट्ठा की उसको एक डाटा, आंकड़ा के रूप में इकट्ठा रखना। चौथा होगा उद्देश्य, इसमें दिया हुआ आपके बुक में, कि डाटा को और अच्छा से एनालाइज करना। मतलब ऐसा मशीन ढूंढना या ऐसा व्यवस्था करना जिससे हम डाटा एनालिसिस, डाटा का अधिक से अधिक विश्लेषण कर सकें। डाटा को जो हम आंकड़ा इकट्ठा किए उसका अधिक से अधिक विश्लेषण कर सके, इसके संदर्भ में सुधार करना, यानी कि आंकड़ा के विश्लेषण हेतु नए नए तकनीक में सुधार करना या उसका व्यवस्था करना। और एक और उद्देश्य दिया होगा उसमें कि मानव जीनोम परियोजना जो हम कर रहे हैं, अगर इससे संबंधित किसी तरह का कोई सामाजिक, धार्मिक, इस तरह से माने जो मानव जीनोम परियोजना कर रहे हैं इससे संबंधित अगर किसी तरह का कोई सोशल माने रिलीजियस या इथिकल, मतलब सामाजिक, धार्मिक या पौराणिक कोई समस्या आ रहा है, सामाजिक, धार्मिक या पौराणिक कोई समस्या आ रहा है, तो उसको सुलझाना, उसको समझना, उसको सुलझाना। अब मीन्स जैसे कि अगर आप किसी मानव जीनोम पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई खास बात देख रहे हैं, तो उसे देख रहे हैं कि आप उसी तरह कोई धार्मिक समस्या उत्पन्न हो रहा है या कोई सामाजिक या कोई पौराणिक, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि यहाँ बाधा हो सकता है, लोग विरोध कर सकते हैं, तो उसको कैसे हम दूर करें, इन पर विचार करें। तो यह एक एम हो गया। ठीक है, ये आपकी बुक में 4-5 उद्देश्य दिया हुआ है, इसको पढ़ो और समझो, नहीं दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्किंग मेथड। ये जो मानव जीनोम परियोजना हम तैयार करते हैं, ठीक,
तो मानव जीनोम परियोजना जो हम तैयार करते हैं, उसका जो स्टडी करते हैं, वो काम कैसे करता है, इस मानव जीनोम परियोजना की कार्य प्रणाली क्या है, ठीक है, वर्किंग मेथड है, कैसे कार्य करता है, या इस मानव जीनोम परियोजना का हम कार्य किए कैसे, जो हमको जीनोम का अध्ययन करना था उसका अध्ययन करते कैसे, वही है वर्किंग मेथड, कार्य प्रणाली। तो ये कह रहा है कि इसको हम दो मेथड से बांट के अध्ययन करते हैं। एक को कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, और दूसरे को कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। कह रहा वर्किंग मेथड दो तरह से हो सकता है। पहला लिखा होगा वैयक्तिक अनुक्रम घुंडी, वैयक्तिक अनुक्रम घुंडी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग पहला, और दूसरा होता है सीक्वेंस एनोटेशन, अनुक्रम का गणना करना। तो देखिए जो पहला तरीका है जिसे कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग पहला मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मानव का जीनोम है, जो टोटल सेट या जीन है, उसमें हम सिर्फ उसी जीन का अध्ययन करते हैं, उसी पार्ट का अध्ययन करते हैं जिससे आरएनए बनता है। समझ में आ रहा है? जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग है, हम उसमें सिर्फ उसी बात का अध्ययन, उसी सीक्वेंस का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं व्यक्तिक या व्यक्त अनुक्रम घुंडी, व्यक्त अनुक्रम घुंडी, यानी कि हम इस मेथड में जीनोम से या डीएनए से सिर्फ उसी सेक्शन का, उसी खंड का, उसी पार्ट का अध्ययन करते हैं जिसके हेल्प से आरएनए बनता है। जिससे आरएनए नहीं बनता उसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यानी कि जीनोम से हम सिर्फ उसी पार्ट का अध्ययन करेंगे, उसी सेक्शन का अध्ययन करेंगे जिससे आरएनए बनेगा, जिससे आरएनए नहीं बनता है उसका अध्ययन नहीं करेंगे। यानी कि जीनोम से उसी पार्ट का अध्ययन करेंगे जो एक्सप्रेस होता है, जो एक्सप्रेस हो पाता है, जो एक्सप्रेस होकर के आरएनए बना पाता है, उसका अध्ययन करेंगे। सिर्फ उसी का अध्ययन किया जाता है इस मेथड में। जो दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड को कहा जाता है सीक्वेंस एनोटेशन। दूसरे मेथड को क्या कहता है? सीक्वेंस एनोटेशन। हिंदी इसका कुछ दिया होगा, सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम, सीक्वेंस एनोटेशन मतलब यहाँ सेंस है कि सीक्वेंस एनोटेशन, ANNOTATION, सीक्वेंस एनोटेशन जो है उसमें कह रहा है कि हम समस्त जीन का अध्ययन करते हैं, यानी कि समस्त जीन का अध्ययन करते हैं। जो एक्सप्रेस हो पाता है उसका भी अध्ययन करते हैं, जो नहीं हो पाता है उसका भी करते हैं। समझ में आ रहा है? आप इस तरह से समझिए कि जैसे जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है उसमें जीनोम के सिर्फ उसी सेक्शन का, उसी पार्ट का हम अध्ययन करते हैं जिससे आरएनए बनता है। जो एक्सप्रेस हो पाता है, जो व्यक्त होकर के आरएनए बनाता है जिस डीएनए से, उसी का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम जो आरएनए बनाता है, हम सारे समस्त जीन का अध्ययन करते हैं, जिससे आरएनए बनता है उससे भी, जिससे आरएनए नहीं बनता है उससे भी। अब बात समझ में आया? इसमें सिर्फ जीनोम के उसी सेक्शन का अध्ययन करेंगे जिससे आरएनए बनेगा, इसमें एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में, और सीक्वेंस एनोटेशन में हम उन सभी जीनोम के सभी पार्ट का अध्ययन करते हैं जिससे आरएनए बनता है उसका भी अध्ययन करते हैं। जो एक्सप्रेस हो पाता है, जो व्यक्त हो पाता है उसका भी अध्ययन करते हैं, और जो व्यक्त नहीं हो पाता है उसका भी अध्ययन करते हैं। अब इसमें किया जाता है कि जैसे मान लिया जाता है कि उसमें क्या किया जाएगा कि मान लो मानो कि कोई कोशिका निकाला गया, कोशिका से डीएनए निकाला जाएगा। कोशिका से क्या निकाला जाएगा? डीएनए। तो सब पहला प्रोसेस होगा कि डीएनए को बाहर निकाल देना।
उसके बाद है कि उसको खंड खंड में बांट लेना। डीएनए लंबा पॉलीमर होता है। डीएनए क्या होता है? एक लॉन्ग पॉलीमर होता है। तो पहला प्रोसेस है कि कोशिका से डीएनए को अलग करना। दूसरा प्रोसेस हुआ कि डीएनए को खंड खंड में बांट लेना। कैसे बांटा जाएगा उसको? तो वही रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोइड एंजाइम के हेल्प से। और उसके बाद क्योंकि उसका अध्ययन करना है डिटेल में, तो उसका हम कॉपी तैयार करते हैं। उसका बहुत सारा कॉपी तैयार करते हैं। किसका? जिस डीएनए का अध्ययन करते हैं, कटे हुए भाग का। तो कह रहा है कि उस कटे हुए भाग को किसी वेक्टर के हेल्प से, किसी वाहक के हेल्प से हम दूसरे जीव में भेज देते हैं और वहां उसका बहुत सारा कॉपी मिलता है, तब उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि इसमें जैसे मान लिया जाए ये सेल है, इसमें केंद्रक है, ठीक, तो ये इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर क्या है? ये क्रोमोसोम है सपोज। तो पहले आप ये मान लीजिए ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्या हो गया? गुणसूत्र, ठीक है। अब इस गुणसूत्र से, ये गुणसूत्र दो धागा का बना होता है, इसे कहते हैं क्रोमैटिड। गुणसूत्र दो धागा का बना होता है, इसे कहते हैं क्रोमैटिड। अब इस क्रोमैटिड से हमको क्या मिलेगा? डीएनए। पहला स्टेप क्या होता है? कोशिका से डीएनए को अलग करना, पहला स्टेप। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब ये जो डीएनए मिला हमको, इसको हम छोटे छोटे खंड में बांटते हैं। छोटे छोटे खंड में बांटते हैं किसके हेल्प से? तो प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोइड एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोइड एंजाइम। अब उसके बाद इससे हमको जरूरत है कि इसका हम बहुत सारा कॉपी तैयार करें, क्योंकि इसका अध्ययन करना है। तो कह रहा है कि जो ये अलग अलग खंड में जो डीएनए बटा, ठीक, इसको हम किसी सुटेबल वेक्टर के हेल्प से सुटेबल होस्ट में भेज देते हैं। अब इसका क्या माने हुआ? देखिए ऐसा है कि ये डीएनए है, तो डीएनए थोड़े कि इसको हम ब्लेड से या चाकू से काट दिए और दूसरे जीव में भेजना है तो हाथ से उठा करके या चिमटा से पकड़ करके दूसरे जीव में भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। इसको कट करने के लिए एक खास एंजाइम होता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोइड एंजाइम या प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोइड एंजाइम। उससे इसको कट किया गया। अब इसके बहुत सारे खंड बन गया। अब इसका हम फोटोकॉपी तैयार करते हैं। इसको काटे का है छोटे छोटे खंड में, क्योंकि डीएनए एक लंबा पॉलीमर होता है, उसका एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में खंड में बांटा गया। अब इसका हमको फोटोकॉपी तैयार करना है, तो उसके लिए हमको किसी दूसरे जीव में भेजना है। अभी है मान लो मानव का, किसका है ये? मानव। अब हमको भेजना है, मान लो यही खंड है, इसको हम चाह रहे हैं कि इसका बहुत सारा फोटोकॉपी तैयार, तो इसको हम किसी जीवाणु में भेजना चाहते हैं। हम कहा चाहते हैं कि किसी जीवाणु में भेज दें, या ये जो एक खंड है इसको हम चाह रहे हैं ईस्ट में भेज दें। जो डीएनए का एक खंड हुआ हम कहा चाह रहे हैं भेजना? कि जीवाणु में भेज के उसका फोटोकॉपी तैयार कर ले, बैक्टीरिया में। एक दूसरा खंड है उसका हम उसको चाह रहे हैं ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? एक उसकी कवक, उसके शरीर भेज के उसका फोटोकॉपी तैयार कर ले। तो देखिए यह जो डीएनए का जो सेगमेंट हुआ या जो डीएनए हुआ, या इस जीवाणु के लिए या इस ईस्ट के लिए क्या हो गया? विदेशी चीज हो गया ना, बाहरी चीज हो गया। तो ये अपने से नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं कि इसको उठा के उसमें डाल देती है, किसी वाहक के हेल्प से आता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप लोग पढ़े होइएगा कि मादा एनोफिल मच्छर के हेल्प से मलेरिया रोग के रोगाणु, मादा एनोफिल मच्छर के सहायता से मलेरिया रोग के रोगाणु मानव शरीर में आते हैं।
यानी कि जो मलेरिया रोग के रोगाणु है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, वह प्लाज्मोडियम मानो तो कैसे पहुंचता है, तो मादा एनोफिल मच्छर के द्वारा। तो उस प्लाज्मोडियम नामक रोगाणु के लिए जो मादा एनोफिल मच्छर हुई वह वाहक हो गई। क्या हो गई? वाहक। बायोलॉजी में वही वाहक हो गया वेक्टर। फिजिक्स वाला यहाँ वेक्टर नहीं है, इसे कहते हैं वेक्टर, VECTOR वेक्टर। तो यहाँ बायोलॉजी में वेक्टर का मतलब हो गया वाहक, वाहक, कैरियर, ट्रांसमिटिंग एजेंट, वह कारक, वह जीव जिसके द्वारा कोई रोगाणु संचरित होता है, एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। तो जिस तरह से मलेरिया रोग के रोगाणु की वाहक हो गई मादा एनोफिल मच्छर, उसी तरह से किसी जीन को या डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में भेजना है, जैसे मानव का कोशिका है, मानव का डीएनए, तो मानव के डीएनए को भेजना है जीवाणु के शरीर में या इष्ट के शरीर में, तो उसके लिए एक वाहक चाहिए होता है, उसको कहते हैं वेक्टर। वाहक को क्या कहते हैं? वेक्टर। तो ये डीएनए इसके में शरीर में किसके हेल्प से आएगा? तो वेक्टर के हेल्प से आएगा, वाहक के हेल्प से आएगा। अब वो वेक्टर कैसा होगा? तो वेक्टर जो होगा वो ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों को जानता हो। जैसे आप लोग देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो शादी संबंध होता है, लड़का लड़की का शादी कराया जाता है, तो कुछ लोग होते हैं जिसे गांव में क्या कहा जाता है, मतलब कुछ रिलेटिव होते हैं जिसे हम लोग आम बोलचाल के भाषा में भोजपुरी में अगुआ करते हैं। तो क्या होता है, वो वर पक्ष को भी जानता है और कन्या पक्ष को भी जानता है, वर और वधू दोनों पक्ष से जुड़ा रहता है। तो मान लो किसी बात का लेकर अनबन हो रहा है, अगर शादी तय नहीं हो पा रहा है, तो वो जो मीडिएटर होता है, मीडिएटर, वो दोनों परिवार को अपने बातों से, अपने तर्कों से संतुष्ट करता है और शादी करता है। बात समझ में आया? तो और उसी मीडिएटर के हेल्प से शादी तय होता है और उसी मीडिएटर के हेल्प से एक घर की वधू दूसरे घर पहुंचती है। तो ठीक उसी तरह से ये जो वेक्टर है या वाहक एक ऐसा बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, एक ऐसा जीव विज्ञानीय पदार्थ होता है जो दोनों से परिचित है, और इसी के हेल्प से, इसी वाहक, इसी वेक्टर के हेल्प से एक जीव का डीएनए दूसरे जीव यानी कि मानव का डीएनए जीवाणु के शरीर में आ गया। इसे कहते हैं वेक्टर या वाहक। अब चूंकि इस जीवाणु के लिए यह जो डीएनए आया इसके शरीर में, मतलब जीवाणु के शरीर में जो डीएनए आ गया, तो ये तो डीएनए इसका नहीं है, विदेशी बाहरी डीएनए है। यह इस डीएनए के लिए यह जो जीवाणु का शरीर हुआ, इसे कहेंगे होस्ट। क्या कहेंगे? होस्ट। जैसे हमारे शरीर में कोई रोगाणु पहुंच जाते हैं बाहर से, मान लो कि आप लोग पढ़े होगा कि निमोनिया बीमारी होता है, साल्मोनेला टाइफाइड बुखार होता है सामान्य रूप से, तो टाइफाइड बुखार होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। तो किसी को टाइफाइड बुखार है, मीन्स उसके शरीर में साल्मोनेला टाइफी है, तो वह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु हुआ, उसे हम कहेंगे पैरासाइट। क्या कहेंगे बाबू? पैरासाइट या पैथोजेन रोगाणु। और जिस व्यक्ति को इंटर कर गया है, जिस व्यक्ति के शरीर में वह घुस चुका है, वह रोगाणु या वह जीवाणु, उसको कहेंगे होस्ट। परपोषी, परजीवी और परपोषी। तो परजीवी क्या हो गया? रोगाणु यानी कि वह जीवाणु। अब परपोषी क्या हो गया? मानव, मानव का शरीर। तो वही चीज है, इस डीएनए के लिए यह जीवाणु क्या हो गया? होस्ट हो गया। इस डीएनए के लिए यह जीवाणु क्या हो गया? होस्ट हो गया। काय होस्ट हो गया भाई? तो इसका ये डीएनए इसका अपना थोड़े है, बाहरी है। तो यह डीएनए जो बाहरी डीएनए है, एक मानव का हम डीएनए अलग, मतलब क्या बता रहे थे कि मानव का डीएनए उसको खंड खंड में बांटे और किसी सुटेबल वेक्टर के हेल्प से सुटेबल होस्ट में इसको भेज दिया जाता है। सुटेबल वेक्टर के हेल्प से सुटेबल होस्ट में
भेज दिया जाता है। सुटेबल वेक्टर के हेल्प से सुटेबल होस्ट में भेज दिया जाता है। तो होस्ट यहाँ क्या हो सकता है? ईस्ट का शरीर, ईस्ट एक जो एक कोशिका कवक है उसका शरीर हो गया होस्ट, या जीवाणु का शरीर। इस मानव के डीएनए के लिए, मानव डीएनए के लिए होस्ट क्या हो गया? जीवाणु का शरीर या कवक का शरीर, जो एक सुटेबल या उचित वाहक के हेल्प से यहाँ पहुंचा दिया जाता है। अब पढ़ेगा, बुक में लिखा होगा कि ये जीवाणु हो गया होस्ट या कवक इस डीएनए के लिए, मानव के डीएनए के लिए। और वाहक क्या होता है? तो लैब में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया जाता है, बना दिया जाता है। वही इसके लिए वेक्टर का काम करता है। इसे हिंदी में कहते हैं, वहां लिखा हुआ बुक में, BAC और YAC। ये क्या है? तो ये जीवाणु है। ये किसका शरीर है? ये जीवाणु का शरीर है, यानी कि बैक्टीरिया है। और ये किसका शरीर है? तो ईस्ट का शरीर है। ये भी होस्ट है। ये है ईस्ट, एक उसकी एक कवक, ये है जीवाणु बैक्टीरिया। तो अगर इस मानव के डीएनए को जीवाणु के शरीर भेजना है, यानी कि जब मानव के डीएनए के लिए जीवाणु होस्ट का काम करेगा, उसके लिए वेक्टर का काम क्या करेगा? तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया माने जीवाणु, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम, लैब में बनाया हुआ, और क्रोमोसोम माने गुणसूत्र। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इस डीएनए के लिए वेक्टर का काम करेगा। और अगर ईस्ट के शरीर में मानव के डीएनए को भेजना है, जब ईस्ट होस्ट का काम करेगा, तो उस समय जो वेक्टर होगा, वो वेक्टर क्या होगा? वो वेक्टर होगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो लैब में बना रहेगा। यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर के सहायता से हम मानव के डीएनए को बैक्टीरिया के शरीर में भेज देंगे, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर के सहायता से मानव के डीएनए को ईस्ट पे भेजेंगे। काहेला भेजेंगे भाई? तो उसका बहुत सारा फोटोकॉपी तैयार करने के लिए। काहेला बहुत सारा फोटोकॉपी तैयार करेंगे? उसका अध्ययन करना है। बात समझ में आई? यह मेथड अपनाया जाता है काहेला? अध्ययन करने के लिए। चाहे हमको एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग करना हो, यानी कि चाहे हमको जीनोम से सिर्फ उस खंड के बारे में जानना हो जो आरएनए बनाता है, उस तरह से करना हो तो भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। या जीनोम डीएनए के उस सभी भाग का अध्ययन करना है जो आरएनए बनाता है या नहीं बनाता है, यानी कि हम सीक्वेंस एनोटेशन करेंगे तो भी यही प्रक्रिया। अब कह रहा है, क्या पढ़िएगा, बुक में लिखा होगा कि एक वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर, क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर महोदय की हेल्प से आप जानते हैं कि प्रोटीन एक लॉन्ग पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? लंबे बहुलक होते हैं। किसका? अमीनो अम्ल का। प्रोटीन एक क्या है? पॉलीमर है, जिसका एक इकाई, एक मोनोमर क्या होता है? अमीनो अम्ल। उसी तरह से डीएनए जो है, डीएनए वो क्या है? एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, जिसका एक इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो फ्रेडरिक सेंगर ने एक मशीन बनाया था जिसके हेल्प से प्रोटीन में अमीनो अम्ल कैसे व्यवस्थित होते हैं उसका अध्ययन किया गया था। उसी तरह से फ्रेडरिक सेंगर के मशीन के हेल्प से हम डीएनए के सेगमेंट में कैसे न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थित है। डीएनए के सेगमेंट में, एक डीएनए के छोटे भी सेगमेंट में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, हम
उसका अध्ययन कर लेते हैं फ्रेडरिक सेंगर के हेल्प से। और कह रहा है कि इस काम के लिए एक काफी डेवलप कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा कंप्यूटर की जरूरत पड़ता है जो कंप्यूटर काफी मतलब जो डाटा एनालिसिस करने में, जो आंकड़े को का विश्लेषण करने में काफी एक्सपर्ट हो वो कंप्यूटर, जिसमें हम अधिक से अधिक डाटा को स्टोर कर सके, आंकड़ा को इकट्ठा कर सके, उसमें ये हो, और जो फास्ट कैलकुलेशन कर सके। उसके मदद से हम क्या करते हैं कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है उसको समझेंगे, और फिर न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस का व्यवस्था है उसको समझेंगे और सारा अध्ययन करेंगे। तो कह रहा बाबू कि यार हम बताए थे स्टार्टिंग में कि बृहद परियोजना था, इसे कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट, 13 साल में कंप्लीट हुआ और 2003 में कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ आपको बस परिचय क्या है, यह एक मेगा परियोजना है जिसके तहत हम मानव जीनोम का अध्ययन करते हैं। परिचय में क्या है, मानव जीनोम परियोजना एक बृहद परियोजना है जिसके तहत हम मानव जीनोम का अध्ययन करते हैं, यानी कि मानव शरीर में उपस्थित समस्त जीन और उसके अलील का अध्ययन करते हैं। मानव जीन में उपस्थित समस्त जीन और अलील का क्या खास विशेषता है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसका एम क्या है, बताए थे कि मानव में उपस्थित, मानव के डीएनए में उपस्थित 20,000 से 25,000 समस्त जीन के बारे में जानना, जो लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षार का जो मानव डीएनए बनना है उसके बारे में पता लगाना, वो क्या है, कैसे व्यवस्थित है। फिर इन सारी बातों को आंकड़ा के रूप में इकट्ठा करना, फिर आंकड़ा को विश्लेषण करने की टेक्निक को डेवलप करना। हम जो मानव जीनोम परियोजना पर रिसर्च कर रहे हैं, इससे संबंधित कोई अगर सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक समस्या आ रहा है उसको हैंडल करना, उसको समस्या का सुधार करना। फिर बताए थे कि वर्किंग मेथड क्या है, तो 2 तरीका है, एक्सप्रेस सिक्वेशन टैग जिसमें हम जीनोम से सिर्फ उसी सेगमेंट का, उसी टुकड़ा का अध्ययन करेंगे जिससे आरएनए बनता है, और एक है सीक्वेंस एनोटेशन, उसमें हम सारी का अध्ययन करेंगे जिससे आरएनए बने, मतलब समस्त डीएनए का अध्ययन करते हैं जिससे आरएनए बने या जिससे आरएनए नहीं बने। ये हो गया आपका वर्किंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि पहले कोशिका से डीएनए को अलग करेंगे, छोटे छोटे खंड में बांटेंगे और उस खंड को सुटेबल होस्ट में सुटेबल वेक्टर के हेल्प से भेज के उसका बहुत सारा फोटोकॉपी तैयार करेंगे, और फिर बहुत सारा फोटोकॉपी मिल जाएगा तो फ्रेडरिक सेंगर ने जो मशीन है, जो मशीन डेवलप किए थे, उसके हेल्प से हम जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड कैसे व्यवस्थित है, फिर न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस कैसे व्यवस्थित है, सबका कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे। इसके लिए हमें मतलब क्या कहें, हाई डेवलप, मतलब काफ़ी डेवलप कंप्यूटर का आवश्यकता पड़ता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सके, डाटा को एनालाइज कर सके, डाटा का विश्लेषण कर सके, आंकड़ा का विश्लेषण कर सके, आंकड़ा इकट्ठा कर सके और जो जल्दी से कैलकुलेशन कर सके। उसके हेल्प से हम डीएनए में जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में जितने तरह के नाइट्रोजनस बेस है, उसका अरेंजमेंट क्या है, क्या खास होता है, सब हम अध्ययन कर सकते हैं। ये था आपका वर्किंग मेथड। अब इसके आगे चौथा पॉइंट है मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कि मानव जीनोम परियोजना का मुख्य विशेषता। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या, तो मानव जीनोम परियोजना का मुख्य विशेषता क्या है, तो यह भी आपके बुक में 5-6 पॉइंट में लिखा हुआ है। और ये जो मानव जीनोम का जो मुख्य विशेषता आया है, मतलब मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अध्ययन के बाद जो मेन पॉइंट छान करके आया वहाँ लिखा गया है, उससे आपको कई तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में और आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में। जैसे उसमें लिखा होगा पहला पॉइंट कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट का जब अध्ययन किया गया तो पहला मिला है कि मानव जीनोम में लगभग
3164.7 करोड़ क्षार मिले हैं। कितने साथ क्षार मिले हैं? मतलब नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार मानव के जीनोम में 3164.7 करोड़ नाइट्रोजनी क्षार मिला है। 3164.7 करोड़ नाइट्रोजनी क्षार मिला है। कहाँ? मानव के समस्त जीनोम में। पहला पॉइंट दिया होगा। दूसरा पॉइंट दिया, मुख्य विशेषता पता चला कि मानव का एक जीन माने मानव के डीएनए में जो एक जीन है वो लगभग 3000 बेस का बना हुआ है। एक जीन में औसतन 3000 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, या मानव का एक जीन लगभग 3000 क्षार का बना हुआ है औसतन। उसी में लिखा होगा कि डिस्ट्रोफिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है डिस्ट्रोफिन। इस मानव जीनोम परियोजना के द्वारा खोजा गया सबसे बड़ी जीन है। सबसे बड़ी जीन का नाम क्या है? डिस्ट्रोफिन। सबसे बड़ी जीन का नाम क्या है? डिस्ट्रोफिन, जिसमें लगभग 2.4 करोड़ क्षार देखने को मिले। कितना क्षार? 2.4 करोड़ क्षार। किसमें? डिस्ट्रोफिन में। उसे सबसे बड़ा जीन है। डिस्ट्रोफिन क्या है? ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, अगर आया हुआ है। क्या है डिस्ट्रोफिन? तो सब मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़े जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। क्या है डिस्ट्रोफिन? मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़े जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन, जो लगभग 2.4 करोड़ क्षार का बना हुआ है। ऐसे औसतन एक जीन 3000 क्षार का बना होता है, लेकिन डिस्ट्रोफिन जो कि सबसे बड़ा जीन है उसमें 3.4 करोड़ क्षार। फिर आपको मिलेगा कि जीन की संख्या, पहले जो अध्ययन किया गया था, पहले लोगों का जो कंसेप्ट था कि मानव के डीएनए में लगभग 80,000 से 1,40,000 जीन है। पहले के अध्ययन से पाया गया था कि मानव शरीर ठंडा होता है। तो हम लोग जो ये आपको बुक में मिलेगा बाबू कि मानव जीनोम परियोजना का जो मुख्य लक्षण है कि जीनोम में लगभग 3164.7 करोड़ क्षार मिला है मानव जीनोम में। उसके बाद मानव के जीन लगभग 3000 नाइट्रोजनस क्षार का बना है। एक सबसे बड़ा जो जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, वो लगभग 2.4 करोड़ क्षार का बना है। फिर मिलेगा कि पहले जो अध्ययन किया गया था कि मानव के डीएनए में लगभग 80,000 से 1,40,000 जीन पाया जाता है। यानी कि मानव के जो डीएनए होते हैं, पहले का अध्ययन था ऐसा कि वो 80,000 से 1,40,000 जीन का बना हुआ है। लेकिन मानव जीनोम प्रोजेक्ट में जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि नहीं, मानव के डीएनए में लगभग 30,000 जीन ही। कितना जीन है? 30,000 जीन है लगभग। पहले क्या अनुमानित किया गया था कि 80,000 से 1,40,000। ये खास विशेषता है। एक और बात वहां मिलेगा खास विशेषता कि पृथ्वी पर जो समस्त मानव हैं, पृथ्वी पर समस्त मानव हैं जो हैं, उनमें उनका जो जीनोम है वो 99.9% यानी कि 99.9% एक जैसा है। मीन्स मानव पर, पृथ्वी पर समस्त जो मानव हैं, पृथ्वी पर समस्त मानव, पृथ्वी पर जो समस्त मानव हैं, ठीक है, पृथ्वी पर जो समस्त मानव हैं, उनका जो अनुमान, उनका जो जीनोम है या जीन का बनावट है वो 99.9% एक जैसा है। डिफरेंस कितना है? सिर्फ 0.1%। कितना परसेंट डिफरेंस है? 0.1%। लेकिन उतना ही डिफरेंस काफ़ी है दो अलग अलग मानों को पहचानने में। आनुवांशिक आधार पर अलग करने के लिए उतना डिफरेंस काफ़ी है। तो एक पॉइंट आपको मिलेगा। उसके बाद अगला विशेषता क्या है कि जो मानव के समस्त जीन हैं, या आप कह सकते हैं मानव के समस्त जीनोम का या मानव पर समस्त जीन का 50%
से कम ही, या आप कह सकते हैं मैक्स 50% के आसपास, यानी 50% से कम ही जो जीन है वो प्रोटीन बनाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो मानव का जो जीन है, टोटल जीन का 50% कम ही है जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, मानव का जो समस्त जो जीन है उसका 50% से कम ही है जो प्रोटीन बनाता है। या आप क्या कर रहे हैं कि जितना आज तक जो जीन खोजा गया है, वो जितने जीन खोजे गए हैं या जितने जीन हैं उसका 50% के आसपास या 50% से कम ही जीन है जो प्रोटीन बनाता है। या ऐसा भी है, इसके एक खास विशेषता भी है कि समस्त जीनोम का 2% पोर्शन प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। फिर से समझिए, 2 पॉइंट आपको, 2 विशेषता दिया हो गया कि जो टोटल जीन का समस्त जीन का 50% से कम ही है जो प्रोटीन बना पाते हैं या जिनका कार्य आप तक पता है। टोटल जीन का 50% के आसपास या उससे कम ही जीन है जिनका कार्य पता लगाया जा चुका है या जो प्रोटीन बना पाते हैं या जिनका कार्य अब तक पता है, और 50% लगभग अभी ऐसे जीन हैं जिनका कार्य खोजना अभी बाकी है। वो क्या करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, एक विशेषता है। अगला विशेषता एक है कि समस्त जीनोम का 2% भाग है जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। 98% प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता है, यानी समस्त जीनोम का 2% भाग है जो प्रोटीन बनाता है। तो यह एक विशेषता है। उसके बाद अगला विशेषता दिया होगा आपको, बुक में पढ़िएगा कि मानव जीनोम का मैक्सिमम पोर्शन पुनरावृत्त डीएनए से बना हुआ है। मानव जीनोम का जो बहुत मैक्सिमम जो पोर्शन है मानव जीनोम, वो कैसे बना है, तो पुनरावृत्त डीएनए से, यानी पुनरावृत्त रिपीटेटिव पार्ट से बना हुआ है। पढ़ेंगे रिपीटेटिव पार्ट्स क्या होता है। अब रिपीटेटिव पार्ट जैसे आपको देखिए, ये सपोज ये या मान लो यहां लिखा हुआ है ABCD, A-B, यहाँ A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है। मान लिया जाए यही ABCD यहाँ है, फिर यही ABCD यहाँ, तो क्या कहा जाएगा कि भले देखने में इतना बड़ा है, सपोज ये डीएनए है, लेकिन यही ABCD वाला सेक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये कह रहा है कि मानव का जो डीएनए है, जो मानव का जीनोम है, उसका मैक्सिमम पोर्शन पुनरावृत्ति द्वारा बना हुआ है। एक ही चीज बार बार मिलता है। ठीक है, और ऐसा है कि जो पार्ट जो बार बार पुनरावृत्त हुए हैं, जिससे वो एक बड़ा पूरा जीन बना हुआ है, जीनोम बना हुआ है, वो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते। वो प्रोटीन निर्माण में कुटलेखन नहीं करते, इनका कुटलेखन नहीं होता, यानी कि वो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि मानव का जो समस्त मानव का जो डीएनए है, ठीक है, उसका मैक्सिमम पोर्शन या मानव का जो जीनोम है उसका मैक्सिमम पोर्शन रिपीटेटिव पार्ट से बना हुआ है, माने पुनरावृत्त भाग से। एक ही चीज है जो बार बार रिपीट करके आया हुआ है, उसी से मैक्सिमम पोर्शन बना हुआ है। और यह जो पोर्शन है जो बार बार रिपीट करता है, वो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता है। प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता है, फिर भी मानव जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है और उसका महत्व है। भले प्रोटीन निर्माण भाग नहीं लेता, लेकिन फिर उसका महत्व है। आगे देखिएगा, एक लास्ट में दिया होगा कि वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर या कुछ खास करोड़ जगहों पर एकल सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे SNP कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, लगभग 1 लिखा होगा करोड़ जगह पर ये पाया है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म हो गया बहुरूपता, सिंगल बने, एकल, न्यूक्लियोटाइड मल्टीप्लाइड। मतलब वैज्ञानिकों ने मानव के जीनोम में इतना जगह पर, करोड़ों जगह पर एसएनपी पाया है। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो कह रहा है कि जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, एकल न्यूक्लियोटाइड जो बहुरूपता है, यह मानव में पाया जाने वाला सबसे कॉमनली आनुवांशिक विभिन्नता है। ये लोगों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन जेनेटिक वेरिएशन है। लोगों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन आनुवांशिक विभिन्नता है, कॉमन जेनेटिक वेरिएशन है क्या? एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एक ही न्यूक्लियोटाइड में पाया जाने वाला विभिन्नता, एक ही न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? एक डीएनए का इकाई हुआ। न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक इकाई है, किसका? डीएनए का। तो एक ही न्यूक्लियोटाइड में विभिन्नता है, एक ही न्यूक्लियोटाइड में विभिन्नता देखा गया अलग अलग मानव में। या आप कह सकते हैं एक ही न्यूक्लियोटाइड में विभिन्नता पाया गया है बार बार। अब एक ही न्यूक्लियोटाइड में बार बार विभिन्नता पाया गया, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड है, तो हम जानते हैं कि उसमें 4 तरह का नाइट्रोजनस बेस होगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड में मान लिया जाए थाइलीन है, एक ही, ठीक है। एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, उसमें साइटोसिन हो गया, थाइमीन होकर के क्या हो गया? साइटोसिन। यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही न्यूक्लियोटाइड में बहुरूपता, एक ही न्यूक्लियोटाइड में बार बार विभिन्नता पाया गया। तो ये आप बुक पढ़िए, आपको ऐसे ही परिचय याद रखना है। इसका उद्देश्य जो बुक में 5 दिया हुआ है, मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य याद रखना है। पहले परिचय, फिर उद्देश्य याद रखना है, फिर कार्य प्रणाली 2 दिया होगा। एक व्यक्त अनुक्रम घुंडी लिखा होगा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और एक सीक्वेंस एनोटेशन। एक में सिर्फ आरएनए उस खंड का अध्ययन करते हैं जो आरएनए बनाता है, इसमें करते हैं जो आरएनए बनाता हो या नहीं बनाता हो, दोनों करते हैं। सीक्वेंस एनोटेशन कैसे करते हैं समझाया है। फिर इसका मुख्य विशेषता मानव जीनोम परियोजना का, ये 5-6 बता दिए। और इसका यूज क्या है, बस यूज क्या है। तो देखिए यूज इसका, अब सीधी बात है, हम मानव जीनोम का यूज किए तो मानव के समस्त जीनोम का अध्ययन कर लिए। तो मानव के समस्त जीनोम का अध्ययन कर लिए, यानी कि मानव में उपस्थित समस्त जीन और उसका एलील कैसे बना है, उसका क्या खास विशेषता है, क्या काम है, सारा बात जान गए। तो इस जानकारी से हमें जीन से संबंधित जो भी विकार उत्पन्न होते हैं मानव में, जीन से संबंधित जो भी एबनॉर्मालिटी, असामान्यता उत्पन्न होती है, जो भी आनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। इसको दूर कैसे करें ये भी जान सकते हैं। क्योंकि हम मानव के जब समस्त जीन का अध्ययन कर गए, वो क्या है, कैसे बना है, क्या काम है, क्या खास बात है, तो हमें भी तो जान सकते हैं उसके अध्ययन से कि सामान्य जीन क्या है और असामान्य जीन क्या है। तो इसके चलते जो भी आनुवांशिक विकार होगा या जीन से संबंधित जो भी विकार होगा मानव में, उसको हम समझ सकते हैं, उसका हल ढूंढ सकते हैं। पहला बात, इसके अध्ययन से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि मानव का जीन जो अन्य अमानवीय जीन है, जैसे जीवाणु का, ईस्ट का या कवक का, वो कैसे अलग है, कहाँ किस पॉइंट पर अलग है, उस दोनों के जीन में क्या खास विशेषता है, क्या काम है, उसको हम जान सकते हैं। दूसरा बात कि जो अमानवीय जीन है, जैसे जो जीवाणु है, कवक है, उसके जीन में क्या खास बात है, वो क्या कर सकता है, उसको जान करके हम मानव से संबंधित कृषि, मानव के लिए उपयोगी, उस जीन से हम उपयोगी काम कर सकते हैं। जैसे जो अमानवीय जीन है, उससे हम कृषि क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में या पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या कदम उठा सकते हैं। कैसे अमानवीय जीन, वह जीन जो जीवाणु दूसरे जीव का, मानव का नहीं, मानव के अलावा दूसरे जीन का हो, अगर उसमें कुछ खास क्षमता है तो उसके हेल्प से हम मानव का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उस जीन के हेल्प से नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मानव इतिहास, ह्यूमन का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, मानव का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इसका खास यूज हुआ, ये भी आपको बुक में लिखा होगा। क्या क्या? तो मानव जीनोम से, जीन से संबंधित उत्पन्न सभी तरह का विकार का अध्ययन कर सकते हैं।
दूसरे जीव से तुलना कर सकते हैं और उससे कृषि में, स्वास्थ्य में फायदा उठा सकते हैं, मानव का इतिहास जान सकते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक था मानव जीनोम प्रोजेक्ट। तो स्टार्टिंग में उसका परिचय ध्यान से पढ़ जाइए और इसमें इसी मेथड से आप पढ़िए। परिचय, उद्देश्य, परिचय पहले, उद्देश्य, फिर कार्य प्रणाली, फिर एचजीपी का मुख्य विशेषता और इसका उपयोग। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है जहां से परीक्षा पूछा जाता है, जो मानव जीनोम परियोजना का जो मुख्य विशेषता है, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य विशेषता, उससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनते हैं। इसको अच्छा से याद रखिए। अब बुक पढ़िए, बाकी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो बार बार वीडियो देखिए, उसी हिसाब से पढ़िए। धन्यवाद।